सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो या फिर आप एएलपी टेक्नीशियन दे रहे हो, जेईई दे रहे हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। हम एनर्जी पढ़ा रहे थे आपको। मैं बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज़ हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। एक-एक छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप एक सेक्शन को अपना साइंस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाकर एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन बोलता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़? तो ठीक है, अब देखते हैं। बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस। अब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एक हो गया वी इनिशियल और एक हो गया आपके पास वी फाइनल। तो आपसे कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ट्वाइस है इनिशियल वेलोसिटी का। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 2 वी के बराबर हो गया। तो बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कितना इंक्रीज़ हुआ। तो शुरुआत में अगर वी था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना रहा होगा? हाफ एम वी स्क्वायर रहा होगा। और वहीं पर दूसरी बार अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वेलोसिटी है वो 2 वी का हो जाता है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर और इंटू 4 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने कई बार सिखा रखा है कि आपको इस वाले पोर्शन को नहीं टच करना है जो मेन इक्वेशन होता है। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। अब ये कितना था आपका, ये था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 4 हो गया और इधर क्या था आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुआ, 4 गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में, बेहतरीन सवालों में से एक है। ये बोलता है कि एक ब्लॉक है, 2 केजी का, स्लाइड करता है पैरेलल सरफेस एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये फॉल करता है अनकम्प्रेस स्प्रिंग पर और प्रेस करता है तब तक जब तक कि ब्लॉक मोशनलेस नहीं हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 15 न्यूटन दिया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 10,000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो स्प्रिंग कितना प्रेस कर रहा है? देखिए सवाल क्या बोलता है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 2 केजी दिया हुआ है। इसमें वेलोसिटी भी दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गिर रहा है। अब जिस समय ये स्प्रिंग पर गिरा, अब स्प्रिंग पर गिरने के बाद ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस किया वही एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 10,000 न्यूटन पर मीटर ये दिया हुआ है और साथ ही साथ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो फ्रिक्शन का यहाँ कोई रोल ही नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, ब्लॉक का, वो किसके बराबर आ जाएगा? जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग के बराबर ये आ जाएगा। तो यानी कि अब हम क्या निकाल सकते हैं, जो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर है वो हाफ ए एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये मैं बता रखा हूँ सारा का सारा डेरिवेशन। तो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा। मास दिया हुआ है 2 केजी और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 4 गुना 4 दिया हुआ है और के दिया हुआ है 10,000 आपके पास और एक्स स्क्वायर आपसे पूछा ही है निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16 दूना 32 और 32 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 10,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका आ रहा है एक्स मीटर में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, ये भी बात याद रखें। तो 8.5 मीटर क्या ये आएगा क्या? तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 और बटा 10,000, याद रखिएगा ये 10,000 आ गया। अब ये किसमें है? तो ये आपके पास मीटर में है, तो पहले तो इसको काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16 से कट जाएगा क्या? तो 16 दूना 32 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 4 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80। ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/625 आ गया। तो 625 को तो आपको पता है, लेकिन क्या 2 का पता है आपको? नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे? तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 होता है और 625 कितना होता है? 25 होता है। अब ये मीटर में था तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 चौके 100, यानी कि 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5.5 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको करके देख सकते हैं क्योंकि 4.1.4 है, तो लगभग-लगभग वो 5.5 सेंटीमीटर के आसपास ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। अब आइए ये सवाल देखिए, कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया ये सवाल है। बोलता है कि इनमें से कौन-सा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करता प्लेस चेंज होने के बाद? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। वेट चूँकि mg के बराबर होता है और g पर डिपेंडेंट होता है। वहीं मास केवल m होता है और इंडिपेंडेंट है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मास। ग्रेविटी भी चेंज होते रहता है, तो कौन-सा नहीं चेंज होता? मास, याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं इस सवाल को जो इनर्शिया से संबंधित है। तो पहले जान लेते हैं इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है।
अनटिल अनलेस जब तक कि उस पर कोई फ़ोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। फ़ोर्स अप्लाई करने से उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो अब अगर इस एग्ज़ाम्पल को देखिएगा, तो यानी क्या हुआ कि बॉडी का मास पे हर चीज़ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा, बॉडी को फ़ोर्स लगाने में उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मास पर ही टोटली डिपेंडेंट है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर रस्सी को धीरे-धीरे खींचेंगे, तो ये ऊपर का पोर्शन टूट जाएगा और रस्सी को तेज़ी से खींचेंगे, तो ये नीचे वाला रस्सी टूट जाएगा। तो ये भी किसका एग्ज़ाम्पल है? आपको इनर्शिया का एग्ज़ाम्पल है। याद रखिएगा, मास इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब अलग-अलग परीक्षाओं में देखिए अलग-अलग सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ, तो ज़ाहिर-सी बात है, उल्टा कर दिया इनर्शिया हो जाएगा। अब इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो मास के टर्म में। तो बस अलग देखिए, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, जो पहला है वो भी पूछा गया था, लेकिन कैसे वर्डिंग चेंज किया जाता है, बस आपको ये समझाना था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में आपसे मास की परिभाषा पूछ दिया गया है कि मास का डेफिनिशन क्या होता है? तो मास का डेफिनिशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन कर रहा है, वो उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? तो बता दें आपको, डेंसिटी कहा जाता है, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास का यूनिट केजी है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो यानी कि अब इसका जो एसआई यूनिट बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये भी बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। अब देखिए, अब दूसरे एग्ज़ाम्स में इस तरह से आपसे सवाल पूछ दिया गया है, मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी। अभी-अभी मैंने आपको समझाया, दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाता है आपको, मास डेंसिटी कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपके बनते हैं एग्ज़ाम में। कभी इस सवाल को इधर, उस सवाल को इधर, दूसरे-दूसरे नाम से कर दिया जाएगा। अब आइए देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। बोलता है कि अगर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 200 न्यूटन, यानी कि वेट दिया हुआ है आपके पास 200 न्यूटन का, तो आपसे बोला गया है कि मास बताइए, तो मास कितना होगा, और जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि वेट mg के बराबर होता है, तो वेट 200 न्यूटन दिया हुआ है, मास आपसे पूछा गया है, जी की वैल्यू 10 रखिए, तो 20 हो जाएगा, यानी कि मास कितना आ जाएगा आपके पास। आप 20 न्यूटन जल्दी में लगा के मत आ जाइएगा, गलत हो जाएगा, 20 केजी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है, याद रखिएगा। एक और सवाल जो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ कर सकता है, आपसे पूछा गया है मास पर ही सवाल, तो आपसे बोला गया है कि फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन क्या होता है? आपको पता है ना, ये फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना हो जाएगा? फोर्स और अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यानी कि इस सवाल का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो वो मास है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्मॉल जी होता है, वो होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और जी जो है, इस कैपिटल एम अगर आप देखेंगे, तो ये आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि मास ऑफ अर्थ है। ठीक है? तो यानी कि अब ये मास तो आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यानी कि आप देखिए कि जी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है मास का, तो मास का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यानी इस सवाल का उत्तर मास हो जाएगा। लेकिन जी डिपेंड किस पर करता है, ये आपको जानना अब यहाँ पर ज़रूरी हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड यानी कि अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाएँगे, तो निश्चित रूप से जी के वैल्यू में बदलाव आने लगेगा। उसी तरह से जैसे ही आप अर्थ सरफेस के नीचे जाएँगे, यानी कि डेप्थ में जाएँगे, तो भी जी का बदलाव होने लगेगा। तीसरा, जब भी आप अर्थ के शेप को देखेंगे, तो इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, हर जगह पर जो जी की वैल्यू होती है वो अलग-अलग होती है। तो शेप ऑफ अर्थ पे ये वैरी करता है। और चौथा, मोशन पे, यानी कि रोटेशनल मोशन पर। तो ये 4 बातें अगर आप याद रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, तो आपसे गलत नहीं होगा। अब आइए समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे बोलता है कि प्योर वाटर का डेंसिटी कम होता है सलाइन वाटर से या ज़्यादा होता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पहले आपको समझा दें कि अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसमें पानी है, और एक दूसरा कंटेनर ले लिया जिसमें उतने ही वॉल्यूम का पानी है। लेकिन अब मैंने इसमें क्या कर दिया, नमक मिला दिया। अब नमक मिलाने से क्या हो गया, पानी में नमक का पार्टिकल्स तो मिल गया ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पानी का मास इंक्रीज़ कर गया। वॉल्यूम बढ़ा क्या? नहीं, वॉल्यूम आपका सेम है। तो यानी कि डेंसिटी होता क्या है? तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मास बढ़ गया, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर का, सैलाइन वाटर का, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि प्योर वाटर का डेंसिटी सैलाइन वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो, कम हो गया। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, लेस देन। आई होप ये सवाल अच्छा सवाल है, आपसे एग्ज़ाम में दोबारा पूछा जा सकता है।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कई बार आपसे सवाल ऐसा पूछ दिया जाता है जिसमें आपको 2 बार करके देखना पड़ जाता है। यानी कि 1 नंबर आपका चला जा सकता है। ऐसे सवाल में 1 नंबर निश्चित रूप से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसने कहीं कहा नहीं है कि जी की वैल्यू आपको 9.8 लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, 10 मीटर बैठा देंगे। ऐसा करना नहीं, क्योंकि यहाँ 45 भी और 45.9 भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वेट इतना होता है, mg के बराबर होता है। अब वेट आपको 450 न्यूटन दिया हुआ है। मास निकालना है और जी आपको यहाँ 9.8 रखना पड़ेगा, तो मास कितना हो जाएगा 450 बटा 9.8। अब आप इसको कीजिएगा तो लगभग 45.9 केजी के बराबर आएगा, और 10 कर दीजिएगा तो 45 आ जाएगा। और ये सवाल का सही उत्तर 45.9 दिया गया था, इसलिए यही इस सवाल का सही उत्तर है। आपके परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएँगे, उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दूसरा किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको पूरे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। थ्योरी के साथ-साथ मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।